अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद। आज का टॉक शॉक बड़ा ही अहम है। वो इसलिए अहम है कि आज हमारे टॉक शॉक में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के वकील हाफिज ताहिर अयूबी, उनको हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है। आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 25 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था जेलम से, और फिर बाद में जेलम में कैद रखने के बाद उन्हें 6 दिन के लिए हाफिजाबाद जेल मुंतकिल किया गया, और इस दौरान उन पर ब्लास्फेमी का मुकदमा यानी कि तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज किया गया, और फिर वो रावलपिंडी में मुंतकिल हुए। रावलपिंडी में अभी वो मौजूद थे कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एक मुतनाज़ा प्रेस रिलीज जारी की, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और उस प्रेस रिलीज में भी उन्होंने ना सिर्फ मोहम्मद अली मिर्जा, जो कि खुद एक इस्लामिक प्रीचर हैं, उनको गुस्ताखी का मुर्तकिब करार दिया, बल्कि उन पर तहरीफ कुरान का इल्जाम भी आयद कर दिया। और हैरानकुन बात यह थी कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल में ऐसे मेंबर्स मौजूद थे जिनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद था मोहम्मद अली मिर्जा के साथ। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर और मोहम्मद अली मिर्जा के केस के ऊपर, जेल में वो कैसी सूरत हाल में, इन तमाम इशूज के ऊपर हम बात करेंगे। हाफिज ताहिर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदू किया और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से रखने का मौका दिया, और जो भी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह इसका पार्ट बनाएंगे। और अगेन आपका शुक्रिया बहुत बहुत। नहीं हाफिज साहब, ये फरमाइए कि अभी आप सीधे मुलाकात करके आ रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से। इस्लामिक प्रीचर हैं, स्कॉलर हैं, और इस्लामी स्कॉलर होने की वजह से बहुत बड़ी दुनिया उनको रिस्पेक्ट करती है। ये बताइए कि जेल में क्या सूरत हाल है उनकी? जेल में एक आम कैदी की तरह की लाइफ है, और उनके साथ 295C के आई थिंक 1 या 2 लोग उनके साथ हैं, और उसी तरह की एक आम जो एक अगर आप कह लें कि कोई दहशतगर्दी का या एक आम कोई 302 का मुलज़िम अगर जेल के अंदर हो तो ऐसी ही उनकी जेल के अंदर लाइफ है। बी क्लास नहीं दी गई? नहीं, कोई ऐसी कोई सहूलत उनको नहीं थी। अच्छा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी नहीं है वो? अपनी तरह के दो मुल्ज़िमान के साथ? जी, अपनी तरह के आम कैदियों की तरह। क्या बातचीत हुई, अगर आप शेयर करें लोगों के इंटरेस्ट के लिए? केस के हवाले से वो पूछ रहे थे कि बेल का मामला क्या हुआ, तो मैंने उनको डिस्क्लोज किया कि बेल जो है हमने विड्रॉ कर ली थी, और वो उसके कंसिक्वेंसेस भी देख रहे थे कि ये रिपोर्ट जो आई है। मुझसे पूछा कि ये जो रिपोर्ट आने वाली थी, ये कोई ओपिनियन मांगा गया था, वट एवर कोई पेंडिंग थी डिस्कशन में, उसके हवाले से क्या हुआ है, वो आई है या नहीं। तो मैंने उनको बताया रिपोर्ट डी आ गई है, कोई जो ओपिनियन थी, और आपके खिलाफ भी उन्होंने वो कर दिया। क्या मोहम्मद अली मिर्जा को पता था कि उनके खिलाफ इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एक स्टेटमेंट जारी किया? नहीं, उनके अलावा बिल्कुल बात। अच्छा, आपने उन्हें बताया? जी, मैंने उनको आज बताया कि इस तरह से आपके खिलाफ उन्होंने दी है, तो साथ में बड़ा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो मुझे कहते हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये इस हद तक कोई जा सकता है कि 295C के मामले में, कि आने रसूल के मामले में, कि जब मेरी इतनी खिदमात हैं दीन के हवाले से, कतई नज़र इस बात से कि बाज़ औक़ात बात ऊँच नीच हो जाती है, लेकिन क्या इस बात पर वो फतवा सादर कर देंगे मेरे ऊपर कि वो क्या कहा जाए कि आने रसूल के मुर्तकिब हो गए जिसकी सज़ा सारी मौत है? तो कभी भी कहते हैं मैं इस तरह की तवक्को नहीं कर रहा था कि इस तरह का कोई मामला मेरे खिलाफ कभी आ सकता है। ये बताएं कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के हवाले से और उसके मेंबरान के हवाले से उन्होंने कोई बात की? क्योंकि मेरे नॉलेज में ये बात आई है कि बाज़ जो मेंबर्स हैं उनके साथ उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था, तो कुछ बात इस हवाले से हुई है? कौन कौन से मेंबर थे जिनके साथ कोई उन्होंने बात की हो? उनकी किसी मेंबर से इस हवाले से कोई बात नहीं, लेकिन वो तनकीद करते रहे। वो तनकीद जरूर करते रहे, और इस हवाले से जो नजरियाती काउंसिल का जो एक ओपिनियन जो हमारे सामने भी आया है, और इस ओपिनियन में आप ये देख लें कि 2 जो मेंबर्स हैं, एक ताहिर अशरफी साहब को आप देख लें कि 1 सितंबर को उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस हवाले से उन्होंने इनकी गिरफ्तारी को, इन तमाम चीज़ों को इंडोर्स करते हुए कहा था कि जो गिरफ्तारी हुई बिल्कुल दुरुस्त हुई है, और कोई किसी को राइट नहीं है कि वो उनके खिलाफ कोई बात करे, कोई स्टेट के खिलाफ कोई बात करे, जो भी हुआ है ये ठीक हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि अल्लामा ताहिर अशरफी साहब जो कि मेंबर है, जो मेंबर है, उन्होंने पहले ये कह दिया था 1 सितंबर को, जी ये बिल्कुल गिरफ्तारी ठीक है। ये फैसला तो 25 तारीख को ये उनका एक ओपिनियन आई है, ये 25 सितंबर को आई है ना, इस्लामी नजरियाती काउंसिल की ओपिनियन 25 को आई। और 2 सितंबर को वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पे ताहिर अशरफी साहब की आ चुकी थी कि वो इस हवाले से इसकी इंडोर्समेंट भी कर चुके थे, और इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे, इस गिरफ्तारी को। अच्छा, तारीफ कर रहे थे। अच्छा, ये बताएं कि अल्लामा ताहिर अशरफी, ज़ाहिर है एक कॉन्फ्लिक्ट आपने बयान कर दिया, इनके भाई के ऊपर भी बड़े इल्जाम हैं कि वो ब्लास्फेमी, तौहीन रसालत के जो मुकदमात हैं, वो कहा जाता है कि ब्लास्फेमी गैंग, उसके सरगना के तौर पे जो चंद लोग लिए जाते हैं, उनका नाम लिया जाता है, हमें नहीं पता वो है या नहीं, तो उनके ऊपर भी जो मोहम्मद अली मिर्जा ये तनकीद करते रहे? मेरे ज़हन में इस तरह की कोई बात नहीं है। मेरे साथ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ड्यूरिंग प्रोसेस मेरे साथ इस तरह की बात कुछ शेयर नहीं हुई। क्या अल्लामा ताहिर अशरफी के बारे में या और मेंबर्स उनके बारे में भी इन्होंने तनकीद कर रखी है अपनी वीडियोस में? जी, तनकीद तो साहब कई जगहों पर उन्होंने कर रखी है अल्लामा ताहिर अशरफी साहब के ऊपर, और शायद वो इस तनकीद की वजह से ही ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है कि कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली आ जाता है। और कल एक और वीडियो हमारे सामने किसी दोस्त ने शेयर की, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं, और उन्होंने नजरियाती काउंसिल के एक और मेंबर हैं हाफिज अमजद साहब, उनके हवाले से कहा कि फैसलाबाद में मेरी उनसे मुलाकात हुई है, और उस दौरान उन्होंने ये बात कही कि ये जो फैसला आने वाला है, हम जो पहले भी हमने एक जो बड़े मिर्जा के साथ किया था, हम इनके साथ भी वो काम करेंगे। तो ऑलरेडी एक माइंड जो था, एक प्लान था कि ये चीज़ उन्होंने करनी है, तो इस बुनियाद पर। लेकिन ये टेक्निकल जो यहाँ पर जो बात है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन का उनको किसी भी तरह का लेटर फॉरवर्ड करना, जो कि मेरे बाद में मेरे इल्म में आया कि उन्होंने उनसे डिमांड की थी कि स्कॉलरली ओपिनियन अपनी आप हमें इस वाले से दें, इनका लेटर भेजना भी अगेंस्ट द लॉ है, और उनका कोई रिप्लाई इस वाले से किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर किसी को केस फॉरवर्ड करना और उनका रिप्लाई करना, वो भी अगेंस्ट द लॉ एंड अगेंस्ट द रूल्स है। अच्छा, ये बताएं हाफिज साहब कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के ऊपर लीगल बात करें हम,
कि सबसे पहले 16 MPU के तहत मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जेल में गिरफ्तार किया जाता है, और फिर उसके अगले रोज 26 अगस्त को 2025 को उनके ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा दायर किया जाता है गुजरात के एक कंप्लेनेंट की दरखास्त के ऊपर। इसमें लीगल लकूनास नहीं। देखिए, जब उनको अरेस्ट किया कि वो उसका एक पस मंजर है कि वो उनके पास जेल अकेडमी में आए, उनको रिक्वेस्ट की कि हालात कुछ बेहतर नहीं है तो आप हमारे साथ चलें, हम थोड़ा सा डिटेन करते हैं। वो सारी आपको वो एक चीज़ का इल्म होगा कि इंजीनियर साहब की एक पॉलिसी शुरू से रही है, वो कहते हैं स्टेट के अगेंस्ट कभी नहीं जाना, कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, बाहर नहीं आना, जो अपनी बात है आप अपने आवाम में सोशल मीडिया में रखें या अपना मुकदमा जो है वो दलाइल के साथ रखें। वो जब वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा हम आपको डिटेंशन में आर्जी रख रहे हैं, ये हालात बेसाजगार हो जाते हैं तो आपको हम कर लेंगे। तो ये 3 MPU के वाले से उन्होंने कहा था, लेकिन 3 MPU या 16 MPU का ऐसा कोई ऑर्डर हमारे सामने आज तक आया नहीं है जिसको हम इनिशियल स्टेज पे चैलेंज भी कर सकते थे। ऑर्डर अभी पब्लिक नहीं हुआ? पब्लिक नहीं हुआ। आपने मांगी है कॉपी? जी, डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर करता है। हमने इनिशियली उनसे जब 25 अगस्त को कहा था कि मैं इस तरह की कॉपी प्रोवाइड करें ताकि हम इसका हमें इल्म हो कि क्या है, तो वो हमें कॉपी दी नहीं गई। तो 295 अभी तक आपको जो 16 MPU के तहत गिरफ्तारी की कॉपी नहीं दी, कॉपी नहीं मिली। ये डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर जेलम जी मिसम अब्बास साहब थे, डिस्ट्रिक्ट DC थे, अब तो ट्रांसफर हो गए, जेलम का तमाम मामला ट्रांसफर हो गया ऑलमोस्ट। तो उन्होंने हमें कॉपी प्रोवाइड नहीं की और वेरी नेक्स्ट डे जो कि उनको आइडिया था जेलम की इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर की हालत देखें इन लोगों की कि इंटेलेक्चुअली कितने डिसऑनेस्ट है। ये डिसऑनेस्टी की है ना कि एक बंदे को आप ये कर रहे हैं और उसके ऊपर बाद में DPO ने मुकदमा भी दायर कर दिया। आप देखें अखलाकी तौर पे कितने पता नहीं ना जाने अब कैसे अपने जूनियर्स को कैसे मुंह दिखाते होंगे ये ऐसे लोग। मैं तो हैरान होता हूं वैसे इस डिप्टी कमिश्नर के ऊपर भी और DPO के ऊपर भी। आप इनका ये मामला देखें कि 295C की जो FIR है, अगर वो थ्रू वीडियो कोई बात सामने आ जाए वट एवर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो कहा जाएगा 11 PK के तहत उसको लिया जाता है कि इसमें जो ट्रायल है वो साइबर का है या इसको FIR वो देखेगी। तो पुलिस उसको बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के उसको FIR लॉन्च ही नहीं कर सकती उसके ऊपर। लेकिन ये किस प्रेशर के तहत और किस इसको तनाजर में किस पस मंजर में इस FIR को उन्होंने किया, और बाद में उन्होंने FIR को NCCI को ज़बरदस्ती उनको कहा कि आप FIR फ्रेश काटें। NCCI ने तो उनको कहा कि हम तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, हमारे प्रोसेस है, हम 160 का नोटिस भेजेंगे, वो अपना डिफेंस देंगे, हम एक पूरा उनको मौका मिलता है कि उसके बाद अगर वो उनके खिलाफ कोई इस तरह के एलिगेशन पाए जाते हैं देन हम उनके खिलाफ जो FIR लॉन्च करेंगे। लेकिन वो सारे उस प्रोसेस को कट करके इमीडिएटली NCCI ने उन पर FIR लॉन्च कर दी उनके अगेंस्ट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये 3 मुख्तलिफ मामला आ गए हैं। एक मामला आया है 16 MPU का ऑर्डर जो आपको नहीं दिया गया डिप्टी कमिश्नर की तरफ से। दूसरी FIR जेलम में काटी गई है, जेलम थाना सदर में। जी। और तीसरी FIR काटी गई है NCCI में, यानी कि तौहीन अदालत का पहला मुकदमा जेलम में कटा और फिर तौहीन रसालत का पहला मुकदमा जेलम में कटा और फिर दूसरा मुकदमा कटता है वो NCCI में कटता है। और इसका मुद्दई कौन बनता है? इसकी जो सेकंड NCCI इसका जो मुद्दई है वो SP कंप्लेनेंट है जेलम, इस दूसरे मुकदमे के जो कंप्लेनेंट है। ठीक है। और ये लास्ट हियरिंग पे हमारी आर्गुमेंट्स पे थे लीगल ग्राउंड के ऊपर कि जब उन्होंने अपने कंप्लेनेंट जब उन्होंने बेल मूव की थी 23 को। तो क्या नाम है उनका SP कंप्लेनेंट? आई थिंक फैसल सलीम है। फैसल सलीम, आई थिंक, नॉट रॉन्ग। तो ये कि जब आपने अदालत में कार्रवाई हुई है, जो जेल वाली अदालत में कार्रवाई हुई, रावलपिंडी वो तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा जी, जेल तो रावलपिंडी में हमारे जो कोर्ट में आर्गुमेंट्स थे, हमने कहा कि कंप्लेनेंट जो है वो किसी भी तरह से वो चूंकि कह रहे थे हमने वकालतनामा देना, हमने आर्गुमेंट करने हैं, हमने कहा कि SP जो है वो कंप्लेनेंट है, तो कंप्लेनेंट के अलावा कोई और प्राइवेट कंप्लेन इसमें वकालतनामा नहीं दे सकता। इसमें इंटरेस्टिंग बात एक और ये है कि जो कंप्लेनेंट है जेलम वाली FIR के ऊपर वो उमैर कादरी, और इससे पहले 2023 में एक और जो FIR थी वो भी हमने क्वेश्चन करवाई थी और उस FIR के कंप्लेनेंट भी उमैर कादरी थे। और माजी में भी उमैर कादरी के खिलाफ दरखास्तें देते हैं। मुझे बताएं कि लीगल ग्राउंड पे इसको देखें कि एक गुजरात का जिसका ID कार्ड का एड्रेस है वो जेलम में आके हमेशा वो FIR उसकी तरफ से की जाती है। तो ये एक जो उसका पस मंजर है ये बड़ा मशकूक है सारा मामला ही कि जेलम से कोई नहीं उठ रहा इस बात पे कहने के लिए कि ये FIR होनी चाहिए या जो उसके कंटेंट है कोई एप्लीकेशन दे। आपको गुजरात से हमेशा क्यों लेके आने पड़ते हैं बंदे, बार बार अगेन वही कंप्लेनेंट आता है उसके खिलाफ उसके कहने पे आपकी एप्लीकेशन इवन के इस एप्लीकेशन वो जेलम पुलिस को दरखास्त दी जाती है और DPO साहब की मंजूरी से पर्चा भी जाता है और आप उसकी मौत का परवाना लिख देते हैं। 295C की FIR होने का मतलब पाकिस्तान में ये है कि आप किसी आम जनरल पब्लिक के हाथ में आप लाइसेंस दे दें उसको कि कोई बंदा उठे और उनको कत्ल कर दे। FIR होने का मतलब हमारे पाकिस्तान में ये समझा जाता है। कतई नजर इस बात से कि लोग वेट करें कि ट्रायल में क्या कंक्लूजन होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो मुकदमा है तौहीन का और ये इल्ज़ाम जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने लगाया है, ये इसकी लीगल हैसियत क्या है? इस पर 2 जजमेंट्स हैं। पहले तो हम कहते हैं आर्टिकल इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी सेक्शन 220 आर्टिकल 229 एंड 230 में बड़ा क्लियर है इनका जो एडवाइजरी काउंसिल की जो हैसियत है उन्होंने इसको मेक श्योर करवाया ABC पैराग्राफ में कि किन किन को ये अपनी एडवाइस जो दे सकते हैं। 2 ही लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लिखे गए हैं, एक एडवाइजरी और एक सजेशन। इसके अलावा नजरियाती कौंसिल के पास कोई इख्तियार नहीं है। इवन के इनके पास किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान FIA जो कि बड़ा एक मोतबर इदारा है, उनके अपने फोरेंसिक टूल्स हैं, उनके एक इन्वेस्टिगेशन का एक पूरा प्रोसेस है, उसके बावजूद एक मैटर को सेंड किया जाना कि आप अपनी ओपिनियन दें। अगर आपने ओपिनियन पे फैसले करने हैं तो फिर इन्वेस्टिगेशन का तो मकसद खत्म हो जाएगा, इस सारे प्रोसेस का मकसद खत्म हो जाएगा। तो इस हवाले से जो नजरियाती कौंसिल ने जो अपनी ओपिनियन दी है और नजरियाती कौंसिल के फैसले इस ओपिनियन के टॉप पे जो लफ्ज़ लिखा है उन्होंने कि बाबत फैसला, ये फैसला लफ्ज़ लिखा ही नहीं जा सकता।
आप फैसला देने के पाबंद ही नहीं है, आपके पास इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर वो जो लिखा हुआ है वो बाबत फैसला लिखा हुआ है जी। ठीक है, वो हमने भी इसको डिस्कस किया, लेकिन हमने ये पॉइंट गौर नहीं किया था। अच्छा, अब उन्होंने इसको जब स्टार्ट किया तो ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जरा प्लीज पॉइंट आउट करें। इसको उन्होंने लिखा फैसला बाबत, और आगे वो सारा मरासला नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रावलपिंडी की तरफ से लिखा गया। अब ये जब लफ्ज फैसला लिख दिया तो ये आगे कंटेंट क्या है, वो तमाम कंटेंट की हैसियत खत्म होगी, क्योंकि वो फैसला कर नहीं सकते किसी मामले में। उनकी जो हैसियत है वो ओपिनियन देने की है, सजेशन देने की है। उसकी सजेशन मान ली जाए या उनकी ओपिनियन मान ली जाए या उससे इनकार कर दिया जाए, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे बाउंड नहीं है। तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल का ये जो फैसला है, ये तो टेक्निकली रद्दी की टोकरी में चला गया ना कानूनी एतबार से। तो कानूनी हैसियत तो खत्म होगी ना उसकी। एक तो आपने 2 मेंबर्स का मैंने जिक्र कर दिया जिन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया पहले ही, नहीं वो उन्होंने एक 22 भी बता दी ठीक। और उसके अलावा आप इस रिपोर्ट के अंदर देखें, जब उन्होंने कहा कि मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर के कई बयान ऐसे मौजूद हैं जो महज नकल कुफर पर मुश्तमिल हैं, जिनकी शरई हैसियत और जो उसके बगैर कहे गए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें मुफ्ती तारिक मसूद जो है कराची में, उन्होंने भी कोई ऐसी बात की थी, बाद में उन्होंने माजरत भी की, लेकिन उन्होंने एक सवाल उठाया कि अगर हम लोगों को दलील के ऊपर जवाब नहीं देंगे और हवाले नहीं देंगे तो लोग कैसे हमारी, तो सबसे बड़ी इस्लाम दुश्मनी तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल में बैठे हुए इन लोगों ने की है और इल्जाम ही लगा रहे हैं दूसरे मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर। तारिक मसूद साहब ने जो भी फतवा जो जारी किया था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात एक वीडियो में कही इस फतवा जारी करने से पहले। उन्होंने कहा कि अगर गुस्ताख रसूल को या अगर कोई भी जिसके बारे में एलिगेशन हो, तो अगर उसको बेनिफिट दिया जाए किसी भी हवाले से, अगर वो 1% भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है तो उसको दिया जाएगा कि इस पॉलिसी के ऊपर ये कहा जाए कि कोई गुनाहगार सजा से बच जाए लेकिन कोई बेगुनाह सूली पर ना चढ़ जाए। ये इस्लाम का असूल है। और अगर 1% भी बेनिफिट दिया जाए तो बेनिफिट एक्यूज को, मुलज़म को दिया जाता है कि वो अपना दिफा भी करे और इस हवाले से उसको स्टेट प्रॉपर थॉरली देखे, क्योंकि उसको सजा मौत देनी है आपने इस कानून की तहत। अच्छा, ये बताएं कि हम एक लीगल एतबार से बात करें, लीगल एस्पेक्ट है, ये जो इल्जाम उनके ऊपर FIR काटी गई है, FIR तो एग्जिस्ट करती है जी। अगर मोहम्मद अली मिर्जा स्टेटमेंट देते हैं कि जी ना मेरा मकसद था और ना मैंने ये बयान किया है या मैं माजरत चाहता हूं, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होती है अगर मोहम्मद अली मिर्जा माफी मांग लेते हैं? अच्छा, इस पे ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। 295C के अंदर इस तरह की कोई शिक मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर किसी के खिलाफ एलिगेशन लग गया, वो अपनी सफाई में माफी के अल्फाज बोल भी दे तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ओके। और इस पे इंजीनियर साहब खुद भी मुख्तलिफ बयानात में ये बात कहते रहे हैं कि 295C के अंदर माफी की शिक डाल देनी चाहिए। अदरवाइज भी कि अगर किसी से कोई मामला गलती से सरजद हो जाए तो कम से कम वो अपने अल्फाज वापस लेके मदद कर ले कि मेरे से अल्फाज हुए, और उसकी बैकग्राउंड पे हदीस के तमाम वो रेफरेंसेस भी मौजूद हैं। लेकिन चूंकि इस स्टेज पे जो मामला है, अगर वो कहीं भी तो उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन वो जो वर्ड है वो उन्होंने कंटेस्ट किया है, उन्होंने उनके बैकग्राउंड को बताया है और वो डिटेल वीडियो को और एक वजाहती वीडियो की बात जो आई थी उसका ट्रांसक्रिप्शन भी इन्वेस्टिगेशन का उसका पार्ट बनाया है कि ये तमाम इस कॉन्टेक्स्ट में तमाम गुफ्तगू जो है वो की गई। अच्छा, ये बताएं कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब से जेल के अंदर कोई अब तक तफ्तीश हुई है, और अगर हुई है तो क्या बात हुई? जेल में कोई तफ्तीश नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन यहाँ जो थी इनके एंड पे कंप्लीट हो चुकी थी और चंद चीजें इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ सवाल जवाब तो उनसे किए? जी, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो तमाम फतवाजात मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, जामिया बनोरी टाउन, मुफ्ती अब्दुल्ला मरवत साहब, मुफ्ती बाकी साहब, जामिया उस्मानिया, जामिया इस्लामिया, जामियातुल कौसर, अल्लामा जवाद नकवी साहब, अल्लामा शहनशाह नकवी साहब, इन तमाम के जो फतवा इवन के इसमें गांधी साहब ने भी और हसन इलियास साहब ने भी इवन के बरी इमाम के जो थे उन्होंने रिटर्न भी दिया था। एक तो वीडियो उनकी आई थी, रिटर्न भी उन्होंने। अच्छा, अल्लामा गांधी साहब तो देखें बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने भी मोहम्मद अली मिर्जा के हक में बात की और जिन उलमा का आपने नाम लिया, मुफ्तियान का नाम लिया, उन्होंने भी इनके हक में बयान दिया कि इन्होंने तौहीन रिसालत नहीं की, ठीक है, ना ही तौहीन कुरान की है, लेकिन ये जो है ये फैसला देके बैठ गए इस्लामी नजरियाती काउंसिल, तो ये तो बड़ा खुला तजाद आ गया है। तो इसकी साथ साथ ये भी बताएं कि आप लोग जेल में मिल के आए, हौसला उनका कैसा है, परेशान तो नहीं है या क्या? एक अनटुवर्ड्स जो मेरी आप कह लें कि जब किसी को कोई खबर सुनाई जाए इस हवाले से कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक नया ये चेंज आया कि इनकी तरफ से जो मरासला भेजा गया था और उन्होंने इसको इस तरह से इंडोर्स करते हुए ये ओपिनियन दिया है, तो डेफिनेटली एक इंसान के लिए एक परेशानी होती है कि जो बंदा दीन की खिदमत कर रहा है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुख्तलिफ उनकी वीडियोज़ हैं और वो कहते हैं कि इसी मामले में जिनकी शान पे हम दिन रात अपने सर्फ कर रहे हैं और उसी के खिलाफ एलिगेशन में उन्होंने मेरे खिलाफ ये फतवा सादर कर दिया। लेकिन वो उन्होंने जो आयत ला हौला वला कुव्वता पढ़ी और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो मुझे वो हौसला दे रहे थे कि आपने कायम रहना है और अपने आपको हौसला दे रहे, तो मैं उनका इतना हौसला आपको हौसला दे, मुझे कहते आप इन चीज़ों से घबरा ना जाइएगा या परेशान ना हो जाइएगा कि मामला। मैंने कहा हम तो खड़े हैं आपके साथ, अदरवाइज भी जो हमसे हो सकेगा हम कर रहे हैं। बाकी मैंने कहा हमारी टीम भी सारी माशाल्लाह प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो पुलिस ने जो भी काम किया वो हमें नजर आ गया कि ये तो इसके पीछे तो कोई और है। ये बताएं कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल का मामला भी, क्योंकि रियासत का ही एक इदारा है ना और उसके अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनके बारे में भी आपने बता दिया, तो इन दोनों जो फैसले हैं उनके बारे में
मेरे जैसा बंदा जो कि मजहबी अमूर को इतना टच नहीं करता, मैं भी इस पे जिसे कहते हैं एहतजाज कर रहा हूँ, बिल्कुल इसको रद्द कर रहे हैं। जी। आपको आम लोगों की फीडबैक क्या मिली? जनरल पब्लिक है, इसमें मैं नाम नहीं लूंगा, जो बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं उनके साथ डिस्कशन हुई है, और वो उन्होंने अदरवाइज भी उन्होंने कहा जैसे ही कल ये मामला है, अदरवाइज ये नजरियाती कौंसिल के कितने ओपिनियंस और कितनी प्रेस रिलीज आती रहती हैं, कोई इनको देखता नहीं है, लेकिन कल के हवाले से एक बड़ा पब्लिक में सिनेरियो बिल्ट हुआ था कि इस तरह का कोई ओपिनियन कोई आया, कोई फैसला कोई आया, तो इन जैसे कि इसको देखा गया, इसके खदोखाल उन्होंने देखे, इसके सियाको-सबाक को देखा, तो पता लगा कि बिल्कुल एक 22 किसी के खिलाफ एक मुहिम चला के इसको इशू किया गया, तो इसको तो इग्नोर जाती इनाद, आप ये कह रहे हैं कि जाती इनाद है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल का फैसला जाती इनाद है, आप ये कह रहे हैं? उसकी रीजन क्या है? अब बड़ी रीजन को देखें, उन्होंने खुद ही इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया है कि 4 ऐसी रीजंस हैं जिन पे ये अल्फाज कहे जा सकते हैं। जी हाँ, वो तो खुद कह रहे हैं। अब कोई रिपोर्ट, कोई फाइंडिंग, बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, मैं कहता हूं कि आप किसी रिसर्च की बुनियाद रखते हैं जिसका आपने कंक्लूजन निकालना है, तो आप एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं कि ये रिसर्च क्वेश्चंस हैं, और इन तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए इनके जो आंसर्स हमें मिल जाएंगे तो फिर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। इस आप ओपिनियन को देख लें, इसके एंड पे उन्होंने कहा कि मसीही बरादरी से पूछा जाना चाहिए आया उनके अकीदे में ऐसा कुछ मौजूद है या नहीं। अब जब पूछा जाना चाहिए, एक सवाल उन्होंने छोड़ दिया मुस्तकबिल के लिए, तो फिर आपने फाइंडिंग कैसे दे दी इस चीज़ के ऊपर? तो आपने खुद ही अपनी चीज़ को अनअटेंडेड छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद आपने उसको फैसले को भी दे दिया, और साथ लिखा कि वो वीडियो भी इन्होंने पूरी नहीं सुनी, उस वीडियो को नहीं सुना, और वो कह रहे हैं कि कुरान में ऐसी कोई आयत मौजूद नहीं है। खुद नजरियाती कौंसिल कुरान की तहरीफ कर रही है कि ये आयत कुरान में मौजूद नहीं है कि अल्लाह आपको इजाजत दे रहा है कि आप किसी अहले किताब से शादी कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल कुरान की तारीफ की मुर्तकब हो गई है? वो खुद आप पढ़ें, आप ये देखें, उनकी जो सेकंड जो पेज है वहाँ वो ये कहते हैं कि बाला आयत के हवाले से इसके बयान की खत कशीदा इबारत इसके ज़ाती अल्फाज हैं जो इस आयत में कहीं मौजूद नहीं है। जो कुरान के हवाले से जो अल्फाज कहे कि वो ये कहे गए कि इंसान को इजाजत है इस बात की कि वो शादी कर सकता है, जो इसमें रेफरेंस मौजूद है कि पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी, इस आयत को कोट भी कर रहे हैं, तो ये बात उन्होंने एंडोर्स की है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बात कुरान में नहीं लिखी हुई। तो मुझे बताएं कि इनका सारा जो एक सिनेरियो जो इन्होंने बनाया है वो तो समझ से बाहर है। इसका मतलब है कि इन्हें तो इस्लाम के बुनियादी खदोखाल का नहीं पता, इन्हें तो कुरान का नहीं पता, और ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल में बैठे हुए बस एक 22 डिसीजन था जो उन्होंने बना लिया कि हमने इस तरह का फैसला देना है, और खास तौर पे कोई ओपिनियन जब मांगी जाती है तो उसमें एक कॉन्टेक्स्ट उनको लिखा जाता है, कोई पैराग्राफ, कोई चंद लाइंस के बताएं कि इसके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है। तो उन्होंने उस ओपिनियन को देने के बजाय लिख दिया कि माजी में आपकी वीडियोस भी आती रही हैं और ये भी आता रहा है, मुझे बताएं कि क्या वो वीडियोस देखते रहे बैठ के, या उन वीडियोस के बारे में आपसे सवाल किया गया? आपसे कुछ पूछा ही नहीं गया, तो आपने क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके वो तमाम चीजें? माजी में वीडियो में क्या गुस्ताखी की है? गुस्ताखी तो कुछ भी नहीं है। वो जब सामने आएंगे असल में जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ एज ए स्टूडेंट एंड एज ए जर्नलिस्ट, कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, उन्होंने इन मौलवियों की दुकानें जो पैसे कमाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे फिरते हैं, ये शायान शान तरीके से रहते हैं, इन दुकानों के ताले लगवाए हैं बेसिकली तो वो तनकीद करता था इनके ऊपर, इसलिए इनका जाती इनाद था। और आप देख लें इस्लाम और कुरान की कितनी ज्यादा इल्म है कि खुद आप बता रहे हैं कि कुरान की ये तारीफ के खुद मुर्तकिब हो रहे हैं, क्योंकि डिनाई कर रहे हैं इसके, ये कुरान में ये लिखा नहीं हुआ, तो कहाँ ये कुरान की और आयत को लिख भी खुद रहे हैं और उस आयत से डिनाई कर रहे हैं। जो बात जो वर्डिंग है कि पुराने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो अकीदे के हवाले से बात हुई है, वो कहते हैं कि उनके अकीदे में चीज़ मौजूद है या नहीं। मुझे बताएं, आज आपको कोई ओपिनियन इस हवाले से लेनी हो, आप उन्हें कहें क्या आप रसूल सल्लम को आखिर नबी मानते हैं या नहीं? मुझे बताएं कौन सा पाकिस्तान का क्रिश्चियन है जो आपको लिख के देगा कि हम नहीं मानते? नहीं मानेगा, वो तो नहीं मानेंगे। और ये इस पे तो मैं वो साथ आपको रेफरेंस बाद में दे दूंगा सारे, कि वो इस पे बुक्स उन्होंने पब्लिश किए इन सेम वर्डिंग के साथ, और इस पे हमारी इस्लामी जो बुक्स हैं उन्होंने मुकदमे बनाए हैं इसके ऊपर कि क्रिश्चियंस के ये हमारे बारे में अकीदे हैं और हम इनका इसे रद्द कर रहे हैं। इनका आप कोई अकीदा किसी का बयान करेंगे फिर रद्द करेंगे। अच्छा, आप मुझे आखिरी कंक्लूडिंग ये बताएं कि मोहम्मद अली मिर्जा की सेहत कैसी? सेहत माशाल्लाह उनकी अच्छी है। अच्छा। और सेहतमंद है और अच्छे अपने होशोवास में माशाल्लाह और बेहतरीन। अगर हमें हौसला दे रहे हैं तो डेफिनेटली प्यार से अंदाजा लगा लें। दूसरी मुझे ये फरमाइए कि मोहम्मद अली मिर्जा की सेहत का आपने बता दिया, इस केस का फ्यूचर क्या देखते हैं? कितना अर्सा मोहम्मद अली मिर्जा आप देखते हैं जेल में ही रहेंगे? अब एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जा सकता कितना अर्सा रहेंगे, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये तमाम चीज़ों को हम काउंटर कर रहे हैं प्रॉपर्ली, इस ये ओपिनियन जो है इसको भी, और ओवरऑल जो केस के हवाले से भी है। क्या उनकी जमानत का इम्कान है? अभी हम जमानत इमीडिएट फाइल नहीं कर रहे, और हो सकता है हम जो है ट्रायल को कंप्लीट करें, लेकिन मे भी ऐसे हमारे सामने कंसिक्वेंसेस आ जाए कि हम बेल की तरफ जाएं और बेल हम ले लें। ये केस आप तनहा लड़ रहे हैं या आपके साथ? मेरी टीम है, मेरे एसोसिएट्स हैं, पूरी हमारी लॉ फर्म है जो इसको मैनेज कर रहे हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन को मैं लीड कर रहा हूँ तमाम इस केस को, और जो मेरी टीम है ज़्यादा एफर्ट उनके लिए है कि वो तमाम चीज़ों को प्रोवाइड करना, डाटा निकालना और चीज़ें देना, तो ये सारे काबिल इस्ताइश है मेरे साथ जो काम कर रहे हैं। हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और आपको लीगल एतबार से पता लगा कि जो FIR दर्ज हुई जेल में और FIR के ऊपर FIR NCCI ने दर्ज की, और इन दोनों FIR के ऊपर इस्लामी नजरियाती कौंसिल का जो फैसला है, इन सब की कानूनी और इखलाकी हैसियत सब आपको बताई गई।